एक गांव में जगदीश नाम का एक भोला किसान था जो अपनी बेवकूफ़ी से हर बार अपनी फसल बर्बाद कर देता था। बारिश के मौसम में धान की जगह तरबूज की खेती करता। अरे सुनते हो, क्या तुम्हें कभी अक्ल आएगी या नहीं? अरे अब का हो गया भाई, काहे चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? इस बारिश में जब सब लोग धान की खेती करते हैं, तुम तरबूज की खेती कर रहे हो। देखो, हमने सोच समझकर ही तरबूज बोया है। सोच समझकर बोया है? सुनो तो जरा, क्या सोचा था तुमने? हाँ, अब सुनो। बात ये है कि सब लोग जब धान की खेती कर रहे हैं तो ऐसे में तरबूज कम मिलेगा। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम तरबूज लगाएंगे तो बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बारिश में कभी तरबूज होता है? क्या बात कर रही हो? बारिश में तरबूज नहीं होता है क्या? अब मैं क्या कहूँ, तुम तो सब जानकर ही खेती करते हो ना। अरे ऐसे काहे कह रही हो? पहले बता दिया होता तो हम तरबूज लगाए नहीं करते। तुम्हें पहले मैं कैसे बताऊं? क्या तुम मुझसे सलाह लेते हो कभी? हाँ, अब रहने दो, ज्यादा डांटो नहीं। आगे से ऐसा हम नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जगदीश की एक बेटी थी, नाम था दिव्या। दिव्या बहुत ही समझदार लड़की थी। वो गांव भर में घूम घूम कर लोगों की मदद करती थी। सुबह जब वो बुढ़िया के घर के सामने से गुजर रही थी तो देखा कि वो बुढ़िया रो रही है। अरे बूढ़ी माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? मत पूछ बेटी, मेरे रसोई घर की छत गिर गई है। अब मैं क्या करूंगी? छत गिर गई? किसी से मदद मांगिए ना। कई लोगों से मांगी पर कोई मदद करने को तैयार नहीं। क्या मदद करने से कोई नुकसान हो जाता? रुको, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। बूढ़ी माँ, अब आप दूसरे सिरे को पकड़ो, मैं ऊपर उठाती हूँ। छत ऊपर चढ़ा देंगे। दोनों के प्रयास से छत वापस जगह पर लग जाती है। बुढ़िया बहुत खुश हो जाती है। वाह, तेरी अक्ल तो कमाल की है। तेरी वजह से मेरा रसोई घर ठीक हो गया। मैं हूँ ना माँ, जब भी जरूरत हो बस मुझे बुला लेना। खुश रहो बेटी, सदा सुखी रहो। हाँ माँ, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं अच्छी हूँ। अब चलती हूँ, माँ चिंता कर रही होगी। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। हर दिन ऐसे कामों के लिए दिव्या को माँ की डांट सुननी पड़ती है। आज भी कुछ अलग नहीं हुआ। ठहर जा, वहीं खड़ी रह। बता, कहाँ गई थी तू पूरे दिन? माँ, मैं थोड़ी देर गांव में घूमने गई थी। तुम जानती हो मैं घर पर ज्यादा नहीं रहती। यही तो पूछ रही हूँ कि तू घर में क्यों नहीं रहती? क्या तुझे घर का कोई काम नहीं? घर का काम करने के लिए तो आप हो ही। मैं तो गांव वालों के काम में मदद करती हूँ। गांव वालों के काम करके तुझे क्या मिलता है? माँ, मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद मिलता है। लोगों की मदद करने से बहुत सुकून मिलता है। बस कर, छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें। अभी 15 साल की है और बात करती है जैसे 80 की बुढ़िया हो। रहने दो माँ, आज मत डांटो ना। तेरे बाप बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। एक है बहुत बेवकूफ, दूसरा बहुत चालाक। जरूर पापा ने फिर कोई बेवकूफी की है, उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। क्या करूं मैं? तू खुद देख घर की हालत। गांव के इतने लोगों की समस्या हल कर दी, अब तक पापा को ठीक नहीं कर पाई। क्या कहूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, तभी तो तेरे बाप के घर आई। अच्छा, अब मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। दिव्या कभी अपनी माँ की बातों को गंभीरता से नहीं लेती। उसे गांव के अच्छे कामों में ही सुकून मिलता है।
सुबह चंद्रकांत बाबू ने बुढ़िया को बुलाया, लेकिन वो नहीं आ पाई। इस बात को लेकर वो चिंतित थे। क्या हुआ बुढ़िया? मैंने तो तुझे सुबह बुलाया था ना, तू अब आ रही है? क्या मेरी बात की कोई कदर नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं बाबूजी, दरअसल मैं थोड़ी परेशानी में पड़ गई थी। परेशानी में? क्या हुआ था? मेरी रसोई की छत गिर गई थी, उसे ठीक करने में लगी रही। अच्छा, तो अब छत ठीक हो गई? हाँ हो गई। मैंने बहुतों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने नहीं की। तो फिर तूने अकेले ठीक की? नहीं बाबूजी, मैं अकेले नहीं कर पाई। जगदीश की बेटी ने मदद की। वही छोटी सी लड़की जो दिन भर गांव में घूमती रहती है? हाँ बाबूजी, वो छोटी जरूर है, लेकिन बहुत समझदार है। गांव के लोगों की बहुत मदद करती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल, उसके जैसा कोई और बच्चा इस गांव में नहीं। अच्छा लगा सुनकर। कभी उसकी समझदारी की भी परीक्षा लूंगा मैं। जरूर देखिए, बच्ची बहुत तेज है। जहाँ भी जाती है समाधान लेकर ही लौटती है। बुढ़िया की बात सुनकर चंद्रकांत बाबू को ईर्ष्या होती है। उसे अपनी बेटी देवांशी दिव्या के सामने बहुत छोटी लगने लगती है। सुनो बेटी, तो जगदीश की उस छोटी लड़की को जानती है? किसकी बात कर रहे हो? उस दिव्या की? हाँ, उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। जानती है ना तू? हाँ, नाम और चेहरे से जानती हूँ, लेकिन कभी आमने सामने बात नहीं हुई। अरे बेटा, लोग कह रहे हैं कि वो बहुत ही समझदार है। पूरे गांव की समस्या वही लड़की हल करती फिरती है। क्या कह रहे हो पिताजी? ये कैसे हो सकता है? उसकी उम्र ही कितनी है? ऐसा है क्या? अब मुझे भी तो बड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन जो कुछ लोगों से सुना है, अब देखो वो झूठ नहीं लगता। लोग उस लड़की की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं कि क्या बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे उसके गुणों का बखान कर रहे हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितनी होशियार है। अब गरीब घर में जन्मी है, उसमें भला इतनी अकल आ कहां से गई? अगर वो मुझसे ज्यादा समझदार निकली तो उसे इस गांव में नहीं रहने दूंगी। इस गांव की सबसे समझदार लड़की सिर्फ मैं ही रहूंगी। ठीक है बेटी, अब देखो तुम गुस्सा मत करो। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। चंद्रकांत बाबू सोच में पड़ जाते हैं, कैसे दिव्या को इस गांव से बाहर निकाला जाए। 2 दिन बाद की बात है। देवांशी गांव में घूमते हुए तालाब के किनारे दिव्या को खड़ा देखती है। उसके मन में एक शैतानी योजना आती है। अरे, तुम दिव्या हो ना, जगदीश काका की बेटी? हाँ, मेरे पापा का नाम जगदीश है। तुम कौन हो? ओहो, तुम मुझे पहचानती नहीं? मैं चंद्रकांत बाबू की बेटी हूँ। ओह, तुम चंद्रकांत बाबू की बेटी हो। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। देखोगी कैसे? मैं तो ज्यादा बाहर निकलती ही नहीं। तुम्हारे बारे में भी बहुत सुना है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सुना है तुम बहुत समझदार हो। चलो बैठकर थोड़ी बात करते हैं। देवांशी दिव्या को तालाब के किनारे बैठने के लिए कहती है, फिर उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद नकली कोशिश करती है उसे बचाने की। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान होती है। कोई है? मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अरे, तुम गिर गई? कैसे? मुझे तो तैरना नहीं आता। दिव्या हाथ पांव मारती है और एक पेड़ की डाली पकड़कर खुद को बाहर निकालती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। इस घटना के कुछ दिन बाद जगदीश और चंद्रकांत बाबू के बीच विवाद हो जाता है।
क्या हाल है जगदीश? कैसे जा रहे हैं तुम्हारे दिन? अरे आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है बाबू, पर आप अचानक से हमारे घर में क्या हो गया? देखो, मुझे जमीन की जरूरत है, उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। जमीन के मामले में हम आपकी मदद भला कैसे कर सकते हैं? देखो, ऐसा है, जो जमीन मुझे चाहिए वो तुम्हारी है। तुम्हारी जमीन के बगल में मेरी जमीन है। लेकिन बाबू, मैं आपको अपनी जमीन क्यों दूं? अरे भाई, उसके बदले में पैसे दूंगा, इसलिए और काहे के लिए? मुझे तुम्हारी जमीन की सख्त जरूरत है। लेकिन मेरे पापा आपको जमीन क्यों देंगे? वो जमीन बेचने वाली नहीं है। अरे तू बीच में काहे बोल रही है? तुझे क्या समझ है इन बातों की? ये बड़े लोगों की बात है, तू चुप रह। जगदीश, तेरी बेटी मेरा अपमान कर रही है। हैं? अपमान? ना 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 बाबू, वो तो बच्ची है, उसकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं भले ही छोटी हूँ, लेकिन जो कह रही हूँ वही सही है। मेरे पापा आपको कोई जमीन नहीं देंगे। मैं तेरे घर खुद आया और तेरी बेटी ने मुझे अपमानित किया। इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। अरे बाबू, जगदीश बाबू, आप नाराज मत होइए। देखिए देखिए देखिए, मेरी बात तो सुनिए तो। इतना अपमान सहकर मैं यहाँ खड़ा रहूं? तुम्हारी बात सुनो, मैं तुम लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। हाँ? चंद्रकांत बाबू के मन में दिव्या के खिलाफ बदला लेने की भावना जाग उठती है। तेरी वजह से चंद्रकांत बाबू को अपमान सहना पड़ा। मेरी बेटी ने ऐसा क्या गलत कहा? उसने तो सही बात ही कही। सही बात? अरे अकल के अंधों, अगर मैं जमीन दे देता तो कुछ पैसे मिल जाते, घर अच्छे से चलता। अब क्या, जमीन का क्या करेंगे? चाटेंगे? माँ, पापा को जरा समझाओ ना। तुझे लगता है मैं समझा नहीं रही? उनकी समझ में कुछ आता है? चुप रहो तुम दोनों माँ बेटी मिलकर हमारा घर बर्बाद ही करके रहोगे लगता है। क्या कहा? मैं अपना घर खुद बर्बाद कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, ऐसे अपशगुनी लड़की को घर में रखना चाहिए क्या? नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे। अगर बेटी घर का भला नहीं चाहती है ना, तो उसे निकाल देना ही ठीक है। अगर मेरे होने से इतनी परेशानी है तो मैं ही घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे हाँ, जा। वैसे भी तुझसे कोई काम वाम तो होता नहीं है, बस मुंह चलाती है पटर पटर पटर। अरे जा, चली जाएगी तो अच्छा ही रहेगा, जा। जगदीश की बातों से दुखी होकर दिव्या गांव छोड़ने का फैसला करती है। बेटी के जाने का दृश्य आरती सहन नहीं कर पाती। वो चुपचाप आंसू बहाती है। माँ, रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू हमें छोड़कर चली जाएगी और मैं रोऊंगी नहीं। क्या मुझे दर्द नहीं होता? अगर आपको सच में दर्द होता तो आप पापा को पहले ही सुधारती। तू जानती है, तेरे पापा समझदार नहीं है, वो थोड़े भोले हैं। पापा भी जानते हैं कि वो भोले हैं, फिर भी मुझे क्यों डांटा? वो समझ नहीं पाए, तू बुरा मत मान। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस गांव में अब नहीं रहूंगी। हमें छोड़कर तू कहाँ जाएगी? कैसे रहेगी? क्या हमें तेरी चिंता नहीं होगी? चिंता का कोई फायदा नहीं माँ, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी, मैं ठीक रहूंगी। मत जा बेटी, मत जा, मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरी माँ हूँ। एक दिन लौट कर आऊंगी माँ, और तेरे सारे दुख दूर कर दूंगी। तू आएगी तो मेरा दुख और बढ़ेगा, ये तू समझ नहीं पा रही। माँ, मैं जानती हूँ संतान को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन मुझे जाना ही होगा, मुझे मत रोको। सुन बेटी, मत जा, लौटा। कई साल बीत जाते हैं। चंद्रकांत बाबू जगदीश को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी जमीन धीरे धीरे हड़प लेते हैं। देखो जगदीश, अब तुम्हारे पास कोई जमीन बाकी नहीं बची है।
तुम सारी जमीन हमें बेच चुके हो। अब क्या कहें बाबू, बेचते बेचते पूरी जमीन बिक गई, पता ही नहीं चला। अब हमारी जमीनें खत्म हो गई, क्या करें। अरे सुनो तो इसे, ऐसे कह रहा है जैसे पूरे गांव की जमीन ही दे दी हो इसने। अब जब सब कुछ बेचा ही दिया है तो आप फिर मेरे पास क्यों आए हैं? क्या सब कुछ? अरे भाई, क्या तुम सब कुछ का मतलब समझते हो? अरे बुड़बक, उस सब कुछ में तुम्हारा एक घर भी शामिल है। हैं? ये क्या कह रहे हैं बाबू? मैंने ये घर भी आपको बेच दिया क्या? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? अरे जरा ध्यान से सोचो, आखिरी बार जब पैसे लिए थे ना, तब कुछ ज्यादा ही लिए थे। याद करो, याद आया ना? याद आया ना? हाँ, पैसे तो ज्यादा लिए थे, लेकिन जमीन भी तो आपको ज्यादा ही दी थी ना बाबू। हाँ, तो उसी जमीन में एक घर भी शामिल था, समझे? क्या बात कर रहे हैं? तो अभी घर हमको छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं अपनी जमीन पर तुम्हें क्यों रहने दूं? बिल्कुल नहीं रहने दे सकता। चलो। हैं? लेकिन हम ही घर छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ बाबू? अरे कहाँ जाएंगे हम क्या बताएं? अरे जाओ जहां जाना है, फालतू की बात ना करो मुझसे। लेकिन यह घर छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? ठीक है बाबू, हमको कुछ दिन का समय दे दीजिए, फिर हम घर खाली कर देंगे। हाँ ठीक है, जल्दी खाली कर देना। जगदीश अब भी कुछ नहीं समझ पाया। चंद्रकांत बाबू उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे कुछ दिन का समय देता है। जगदीश गहरी सोच में पड़ जाता है। उनका अंतिम सहारा भी अब खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था उस चंद्रकांत बाबू के साथ मत घूमो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अरे हमको क्या पता था? अरे गिन्नी, अगर पता होता तो मैं उसके साथ उठता बैठता क्या? तुमने नहीं समझा, ये ठीक है, लेकिन जब जब मैंने समझाने की कोशिश की, तुमने मुझे ही चुप करा दिया। अरे हमको कभी अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वो तो शुरू से ही विरोध कर रही थी। हाँ, अब जाकर समझ में आ रहा है कि मेरी बिटिया सही कहती थी। मैंने नाहक उसे गलत समझा इतने साल। क्या करूं, मेरी अकल ही मारी गई थी। तुमने उसे घर से निकाल दिया, अब उसका पाप तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं और सजा भुगतने को तैयार हूँ। मेरी बेटी न जाने कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। अब रोकर क्या फायदा? सोचो अब आगे कहाँ जाएंगे? अरे अब तो कुछ सोचने की शक्ति ही नहीं रही। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तुम्हारे दिमाग में कभी कुछ चलता ही कब था? सारा झंझट मुझे ही सहना पड़ा है। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो गिन्नी, हम कुछ उपाय सोचते हैं। जगदीश और आरती का जीवन अब अनिश्चितता के अंधकार में डूब गया। दिव्या गांव लौटकर गांव के विकास के लिए प्रयास शुरू करती है। उसकी मुलाकात आनंद नाम के एक शिक्षित युवक से होती है। सुना है आप 2 दिन पहले गांव लौटी हैं और गांव के भले के लिए काम करना चाहती हैं। हाँ, आपने ठीक सुना। क्या आपको कोई आपत्ति है? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो खुद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था। फिर तो और भी अच्छा। दरअसल मैं भी काफी समय से गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहता था। अब आपको पाकर अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास एक साथी है। आपके साथ मिलकर मैं और भी अच्छा काम कर पाऊंगी। हाँ, जी हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता था। आप तो काफी समझदार हैं। तो आपने गांव के लिए क्या योजना बनाई है? वैसे मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, पर सोच रहा था कि अनपढ़ किसानों को कृषि के बारे में जागरूक किया जाए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी।
क्यों ना गांव के शिक्षित लोगों को साथ लेकर एक संस्था बनाई जाए। अरे ये तो और भी अच्छा होगा। इससे हम किसानों को और अच्छे से समझा पाएंगे और हमारी संस्था भी आगे बढ़ेगी। तो फिर मैं गांव के शिक्षित लोगों को इकट्ठा करता हूँ फिर। हाँ हाँ, जरूर कीजिए। उसके बाद मुझसे संपर्क कीजिए। मैं संस्था की शुरुआत करती हूँ। कई साल बाद जब चंद्रकांत बाबू को दिव्या की वापसी की खबर मिलती है, वो बदले की आग में जल उठता है। अजय, गांव पर ठीक से नजर रख रहा है ना? हाँ बाबू, सब ठीक से देख रहा हूँ। फिर भी तू मुझे ये नहीं बता पाया कि जगदीश की बेटी गांव में संस्था बना रही है। खबर तो मेरे पास भी थी बाबू। सोचा था कि आज ही आपको बताऊंगा। अरे नालायक, इतनी देर कर दी, तब तक तो गांव वाले शिक्षित हो जाएंगे। अरे बाबू, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा? अरे वो लड़की बहुत चालाक है, बचपन से चालाक है, मैं जानता हूं उसे। अगर उसने किसानों को समझा दिया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस लड़की को सबक सिखाना होगा। लेकिन कैसे? अरे इसीलिए तो तुझे बुलाया है। अब सोच और कोई ठोस योजना बना। कैसे कैसे कर रहा है? चलिए तो एक काम करते हैं, उसके संस्था को तहस नहस कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, लेकिन पहले उसके बाप से मिलना होगा। देखना होगा कि वो कुछ करता है या फिर नहीं। जब चंद्रकांत बाबू जगदीश के घर पहुंचे तो जगदीश थोड़ा डर गया। उसने सोचा चंद्रकांत बाबू शायद उसे घर से निकालने आए हैं। प्रणाम प्रणाम बाबू, आइए आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आज तुम्हारे घर में बैठने के लिए नहीं आया हूँ। देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन की मोहलत मांगी थी बाबू। हाँ, मैं उस बारे में पता करने भी नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी बेटी के बारे में बात करने आया हूँ। हैं? मेरी बेटी के बारे में? क्यों? मेरी बेटी ने फिर से क्या कर दिया? सुना है कि तुम्हारी बेटी गांव में वापस आ गई है। हाँ हाँ हाँ, मेरी बेटी वापस तो आ गई है बाबू। सुना है वो गांव के किसानों के लिए अच्छे काम कर रही है। अब देखिए बाबू, इस बारे में हमको कुछ ना पता। मैं यही बताने आया था कि अपनी बेटी को काबू में रखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बाबू, सही बताएं तो वो क्या कर रही है? हमको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अंदाजा नहीं है तो क्या हो गया? बेटी को काबू में रखने के लिए अंदाजा जरूरी नहीं होता है। तुम कहो और वो मान जाएगी, बस। क्या कहें बाबू, मेरी बेटी ने तो पहले कभी मेरी बात मानी नहीं, तो अब कैसे मानेगी? वो समस्या मेरी नहीं है। तुम उसके बाप हो और वो तुम्हारी बात मानेगी। मुझे बस तुम्हें सूचना देनी थी, मैंने दे दी। लेकिन बाबू, अगर वो गांव के भले के लिए काम कर रही है तो इसमें समस्या क्या है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कहें, वो जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं है। अगर सीधी बात है कि उसे नहीं रोका तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। बस कह दिया मैंने। अपनी बेटी की बात सुनकर जगदीश अब मन ही मन ठान लेता है कि वो अपनी बेटी को किसी हाल में नुकसान नहीं होने देगा। गांव भर में जगदीश की बेटी की तारीफ सुनकर जगदीश और आरती गर्व महसूस करते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी एक दिन अच्छा काम करेगी। गांव के लोग उसे सम्मान देंगे। हाँ, अब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे यकीन नहीं था। तुम्हारे अविश्वास की वजह से ही वो हमें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारी बेटी इतनी समझदार है कि हमें छोड़कर भी सफल होकर लौट आई है। मुझे अपनी बेटी पर कितना गर्व हो रहा है, ये मैं बता नहीं सकती। मुझे भी कम गर्व नहीं है अपनी बिटिया पर। अरे गांव में निकलते ही सब लोग कहते हैं, ऊ देखो, दिव्या के पापा जा रहे हैं।
तो फिर मानते हो कि मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है? हाँ, कर तो रही है, लेकिन अब लोग उसे रोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। वो लोग उससे जलते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। अब मैंने भी मन बना लिया है भाग्यवान, जो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। देखो, चंद्रकांत बाबू का साथ मत देना। मेरी बेटी शुरू से ही सही थी। मैं समझ नहीं पाया ना गिन्नी, यही तो मेरी गलती थी। अब क्या कहें। अब इन बातों को छोड़ो, अब हमें अपनी बेटी को बचाना है। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। आखिर हमारी बेटी है वो। दूसरी ओर चंद्रकांत बाबू और अजय ने चालें चलनी शुरू की। सुन अजय, इस बार योजना मजबूत होनी चाहिए। वो लड़की बहुत चालाक है। सिर्फ चालाक नहीं, वो बहुत होशियार भी है। हम कुछ भी करें, वो अपनी समझ से बच निकलती है। इसलिए तो कह रहा हूँ, इस बार सख्त तैयारी होगी। तो फिर बताइए बाबू, क्या किया जाए अब? पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करो, फिर उसके संस्था को तोड़ डालो। तो चलिए बाबू, कल ही हमला करते हैं। हाँ, कल ही करना होगा। अब और देर नहीं की जा सकती। अगर गांव वाले बीच में आ गए तो उन्हें गांव से निकालने की धमकी देंगे। कोई और बीच में फिर नहीं आएगा। लेकिन उस लड़की के साथ हमारे गांव का आनंद भी है। उससे थोड़ा डर लगता है, लोग उसे बहुत मानते हैं। अगर आनंद बीच में आया ना, तो उसे भी खत्म कर देंगे। ठीक है बाबू, ये हुई ना बात। किसी भी हालत में ये काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं किसानों की जमीन हथिया नहीं पाऊंगा। सुबह होते ही चंद्रकांत बाबू, अजय और उनके लोग सभा घर पहुंचते हैं, हाथों में डंडे और हथियार। ये क्या बाबू, आप लोग यहाँ हथियार लेकर क्यों आए हैं? क्या मकसद है आपका? जो काम तुम लोग कर रहे हो वो गांव के भले के लिए नहीं है। इसे अभी के अभी बंद करो। ये काम गांव के भले के लिए नहीं है, ये आपसे किसने कहा? या फिर ये काम आपके धंधे के लिए खतरा बन गया है? रोज जबान लड़ाती है। अजय, देख क्या रहा है? इस सभा घर को तोड़ डाल। चल। अगर हिम्मत है तो आइए, हम तुम्हारे हाथ तोड़ डालेंगे। अब दिव्या के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं जगदीश। चंद्रकांत बाबू गुस्से में भड़क उठते हैं। खबरदार बाबू, अब तक आपने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हुआ ना, तो आपको हम लटा के ऐसा मारेंगे, क्या कहें फिर। छोड़ दो अब उसको, बहुत हो गया। ए जगदीश, तू भूल रहा है कि तेरा घर अब भी मेरी मुट्ठी में है। ए बाबू, घर वर की कोई जरूरत नहीं है, फालतू की धमकी देना नहीं। और हमारी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ। ओह, तूने अच्छा नहीं किया। अपने आदमियों को पकड़ो और चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो आपको कुचलने में एक पल नहीं लगाऊंगा। ए बेटा, हमका माफ कर दे, हमने तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझा। अरे बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो मेरे पिता हो। लेकिन फिर भी। आप कोई लेकिन नहीं, अब हम सब मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके बाद दिव्या की अगुवाई में गांव का विकास शुरू होता है। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। एक भोला किसान अपनी बुद्धिमान बेटी पर गर्व करता है। एक दिन एक सफेद रंग का बड़ा कबूतर पेड़ पर बैठा था। नीचे एक छोटी सी गिलहरी अपने लिए खाना खोज रही थी। तभी एक आदमी वहां आया और उसने पत्थर उठाकर कबूतर पर फेंका। कबूतर घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। गिलहरी दौड़कर उसके पास आई। आदमी फिर से हमला करने वाला था, तभी गिलहरी ने उसकी उंगली पर तेजी से काट लिया। आदमी चौंककर पीछे हट गया और भाग गया। गिलहरी ने कबूतर को धीरे धीरे खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया।
थोड़ी देर बाद कबूतर को होश आया। उसने गिलहरी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो तुम मेरी